हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे शीट का प्रॉब्लम। ये शीट जो है ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग करते हैं उसको, ठीक है। सबसे पहले एचसीवी का कुछ क्वेश्चन बच गया था, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ओपन पेज नंबर 256 और जो प्रॉब्लम बच गया था दैट इज आई थिंक क्वेश्चन नंबर 56, 57 एंड 58 है ना। तो देख लेते हैं उसको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 56, आई एम राइटिंग द पेज नंबर HCV पेज नंबर 256, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है। 3 सिंपल हार्मोनिक मोशंस ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड A एंड इक्वल टाइम पीरियड इन सेम डायरेक्शन कंबाइंड, यानी कि ये इसको कंबाइन होना है सेम डायरेक्शन में, सबसे पहली बात। दूसरी बात है कि इक्वल टाइम पीरियड है, अगर टाइम पीरियड इक्वल है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, ओमेगा क्या होगा, सेम होगा। ओमेगा क्या होगा, सेम होगा। अरे कौन है जो खटखट कर रहा है? अच्छा, उधर कर लीजिए सर जी, ठीक है। तो कंबाइन हो रहा है। उसके बाद अगर t सेम है सभी का तो ओमेगा क्या होता है, 2πt, 2π/t। तो 2π/t, तो टाइम पीरियड अगर सेम है तो ओमेगा सभी का सेम होगा, ठीक है। ओके, द फेज ऑफ द सेकंड मोशन इज 60 डिग्री अहेड ऑफ फर्स्ट। मतलब अगर जोड़ना ऐसे ही है, ये है A, ठीक है, और यहां से ये 60 डिग्री अहेड है दूसरा वाला, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। और तीसरा वाला जो है, एंड द फेज ऑफ थर्ड मोशन इज 60 डिग्री अहेड ऑफ द सेकंड, यानी कि ये जो है वो 60 डिग्री अहेड है सेकंड के। ये क्वेश्चन तो ये कह रहा है भाई साहब, ठीक है। तो अब इसको जोड़ना है, यही है आपका A नेट, यही बोला निकालने के लिए। फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मोशन, दिस इज A नेट, हमको यही निकालना है। तो ये निकालना हम जानते हैं कि पहले इन दोनों का निकालना पड़ेगा। अगर ये A है, ये भी A है, और दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो ये कितना होता है, √3A। आपको याद होगा, पहले निकाल चुके हैं। उसके बाद इन दोनों, ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का है और बीच में 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। अगर ये 30 डिग्री होगा तो इसमें, अब इसमें इसको जोड़ना है, तो ये भी तो यही है, तो इसमें और इसमें कितना एंगल हो गया, तो ये 30 है, तो ये भी कितना होगा, 30 होगा, नहीं होगा, है ना। अगर इससे ये कितना बना रहा है, 30 बना रहा है ना, देख लीजिए आप, ठीक है। तो यहां से अगर ये गया और यहां से बात करें ये, ठीक है ना, तो ये तो 30 पे है, ये तो 30 पे पहले चढ़ा हुआ है ना। मतलब देखा जाए तो यहां से हाँ ठीक तो है, तो यहां से ये 30 पे हुआ कि नहीं हुआ, मतलब यहां से ये 30 पे, ये 30 पे हुआ, और ये टोटल 60 पे है, तो यहां से ये 60 पे होगा, तो 60 में से 30 घटाएंगे तो 30 ही बचेगा ना। तो यानी कि इसमें और इसमें कितना एंगल हो गया टोटल, 90 डिग्री। अब इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, √3A का होल स्क्वायर प्लस A का होल स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट, 2A। तो आंसर वुड बी 2A। सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 57। ये कुछ नहीं है, वेक्टर का जोड़ना है, आप लोगों को पता ही है। A particle is subjected to 2 simple harmonic motions, x1 जो x1 है वो है 2 sin 100πt, और एंड x2, ये x1 है, एंड x2 इज 2 sin 120πt प्लस π/3, ठीक है। ये दिया हुआ है, वेयर x इज इन सेंटीमीटर एंड t इज इन सेकेंड, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। अ पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू 2 सिंपल हार्मोनिक मोशंस। मतलब जो पार्टिकल जो है उसको 2 सिंपल हार्मोनिक मोशन मिले हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट होगा तो दोनों का सम होगा ना, ठीक है। दोनों का सम कितना होगा, 2 sin 100πt प्लस 2 sin 120πt प्लस π/3, ठीक है। अब इसको आप जोड़ लीजिए, जब बोल रहा है फर्स्ट एट t इज इक्वल टू 0.0
125। ये कुछ नहीं करना है आपको, इसमें रखना है, ये आपको इसमें रखना है t की जगह पे, फिर ये आपको रखना है t की जगह पे और वैल्यूज निकालने हैं। ठीक है, तो वैल्यूज आपको निकालने हैं और वैल्यूज निकाल के फिर इसमें मल्टीप्लाई करके आपका आंसर निकालना है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो क्या हो गया, हम उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। लेकिन अगर पूछेगा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट बताने में क्या दिक्कत है। x इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 100 पाई इंटू 0.0125, ठीक है, प्लस 2 साइन 120 पाई इंटू 0.0125 प्लस पाई बाई 3। ठीक है, अब इसको आप जो भी वैल्यू आएगा उसको जोड़ लीजिए, यूज द कैलकुलेटर, यू कैन सॉल्व इट। ठीक है, तो क्वेश्चन 57 तो वैसे बन जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यूज निकालने हैं और आंसर देने हैं। ठीक है, उसी तरह ये पहला वाला है और दूसरे वाले में टाइम का वैल्यू 0.025, तो इसमें रखिए और रख के इसको बना लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, ये कोई बहुत बड़ी बात है, तो मैथमेटिक्स है। अब क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है अ पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस, वन अलोंग एक्स एक्सिस एंड अदर अलोंग ऑन अ लाइन मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। मतलब एक ऐसे चेंज जो हो रहा है वो एक्स एक्सिस में हो रहा है और दूसरा हो रहा है वो इस लाइन में हो रहा है, एस में। ठीक है, मान लीजिए ऐसा है ये, जो कि 45 डिग्री पे है। कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है। द टू मोशंस आर गिवन बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, जो इधर हो रहा है वो एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी है। ठीक है, और इधर जो हो रहा है वो हो रहा है एस इज इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी। कहने का मतलब है कि दोनों के बीच में फेज का कोई लैग नहीं है। फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मोशन। अब मेरी बात सुनिए, दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। देख लीजिए, ओमेगा टी और ओमेगा टी दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। मतलब फेज डिफरेंस नहीं होने का मतलब क्या है, एक ही समय में दोनों मैक्सिमम होगा। ओमेगा बाई ओमेगा टी जिस समय ये मैक्सिमम होगा उसी समय ये भी मैक्सिमम होगा, दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। यानी कि इस समय मान लीजिए कि इसका अगर ये इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है तो एक्स नॉट और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है एस नॉट, तो इसी समय पे इस कंबाइंड मोशन का भी एम्पलीट्यूड आएगा। तो इस कंबाइंड मोशन का जिसका एक्स नॉट ऐसा है, एस नॉट ऐसा है, इसका कंबाइंड मोशन का ये कितना होगा, ये है 45 डिग्री। ये निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये है ए नेट। अब पैरेललोग्राम लॉ से आपको निकालना है, कितना हो जाएगा ए नेट रूट अंडर एक्स नॉट स्क्वायर प्लस एस नॉट स्क्वायर प्लस 2 एक्स नॉट एस नॉट इंटू कॉस 45 डिग्री। ठीक है, अब इसको आपको निकालना है, निकालिए, मैं यहाँ निकाल देता हूँ। ए नेट इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स नॉट स्क्वायर प्लस एस नॉट स्क्वायर प्लस कॉस 45, तो रूट 2 बचेगा, रूट 2 एक्स नॉट और एस नॉट। दिस इज द आंसर। सिंपल है एकदम, इसमें और कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक दिस इज द आंसर, यस। ठीक है, सो यू कैन सॉल्व इट। तो ये हुआ आपका एससीवी का प्रॉब्लम। ठीक है, अब आते हैं शीट वाले प्रॉब्लम पे। जल्दी से कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए चलिए अब आते हैं शीट वाले प्रॉब्लम पे। देखिए कुछ कम टू डीपीपी 30। ठीक है, डीपीपी 30 में ये है द वेव फॉर्म्स ट्रैवलिंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन हैव द फॉर्म। अब वेव फॉर्म लेने से डरिए मत बिल्कुल भी, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा आपको, डरिए नहीं। ये वेव फॉर्म भी समझ में आने लगेगा जब हम लोग वेव पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये नया टाइप का इसलिए सोचिए थोड़ा बता दें। दैट इज 2a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, kx माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 एंड x2 इज व्हाट रूट 3 a cos kx माइनस ओमेगा टी
प्लस पाई बाई 3, ठीक है। उसके बाद x3 इज इक्वल टू √2√3 a cos kx माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, ठीक है। अब देखिए ये ऐसा सिचुएशन है, ठीक है। 2a साइन kx माइनस ओमेगा टी, ये वो सब करके आपका ये सिचुएशन है। ठीक है। अब कहने का मतलब है ना, इसको आप मान लीजिए बेस, मतलब इसी से उठाना है हमको, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर हम x1 x2 को इधर लिख लिए तो इसको साइन के फॉर्म में लिख लें तो ज़्यादा बेटर है। अगर x2 को साइन के फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा, लिखे तो क्या आएगा, √3a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 2। साइन के फॉर्म में ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। फिर दूसरा x3 को 2√3a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 2। पहली बात तो ये, ठीक। अब जोड़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। ध्यान से देखिए, इन सब को आप बेस मान लीजिए, ठीक है। अगर हम बेस मान लें तो ये कितना है इसका, ये 2a, ठीक है। दूसरा इसको मान लीजिए, यही है ना बेस, तो इन दोनों, ये दोनों सेम है, इन दोनों में फेस डिफरेंस कितने का हुआ, तो दिस माइनस दिस यू विल गेट पाई बाई 2, तो आप चढ़ा दीजिए पाई बाई 2, ठीक है। और ये कितना है, तो √3a। पहली बात तो ये देख लीजिए पाई बाई 2। फिर ये भी इससे कितनी दूरी पे है, आई थिंक इज द सेम पाई बाई 2, यस। तो ये भी इसी के लॉन्ग आ जाएगा, और ये कितना है 2√3a, ठीक है। अब जो भी रिजल्टेंट होगा वो ये होगा a नेट, ठीक है। सिंपल है, ठीक है। ये √3a और ये 2√3, तो कितना हो गया 3√3। तो a नेट कितना हो गया, a नेट हो गया √2a का होल स्क्वायर प्लस 2√3 प्लस √3 दैट इज 3√3, तो 3√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये कितना हो गया 4a स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, 9 3 27 a स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, तो कितना हो जाएगा a ओ सॉरी, आई थिंक क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। अच्छा ये माइनस पाई बाई 3 है दोस्तों, इसको सही कर लीजिए, माइनस पाई बाई 3 है, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक, मैंने एक चीज़ यहाँ पे गड़बड़ कर दी, ठीक है। फिर से कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। ये वो एक्चुअली वहाँ पे माइनस पाई बाई 3 था, ठीक है, मैंने प्लस कर दिया था। प्लस के हिसाब से जो बन रहा था सही बन रहा था 2a, और वो है आपको हाँ ये, तो कितना है माइनस पाई बाई 3। माइनस पाई बाई 3 मतलब किधर, देखिए ध्यान से, इसमें और इसमें कितना का फेज डिफरेंस है, चलिए वो बाद में देख लेंगे, पहले इसमें और उसमें देख लीजिए कितने का फेज डिफरेंस है। ये बेस है, तो दिस माइनस दिस अगर करोगे तो पाई बाई 2 आएगा, तो पहले तो इसको ऊपर चढ़ा दो, दैट इज ये पाई बाई 2, और ये कितना है 2√3a, ये 2a था, ठीक है। अब इन दोनों में फेज डिफरेंस कितने का है, तो यानी कि इसको कर लीजिए kx माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 2 माइनस kx प्लस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3। सो यूल सी kx से kx खत्म, ओमेगा टी से ओमेगा टी खत्म, और बच कितना गया, दैट इज माइनस पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा, ये 2 पाई बाई 3 कितना होता है, पाई बाई 3 होता है 60 डिग्री, 60 दूना 120, ये पाई बाई 2 कितना है 90 डिग्री, तो 90 माइनस 120 दैट इज माइनस 30 डिग्री, माइनस 30 डिग्री।
तो प्लस के लिए हम चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज और माइनस के लिए किधर चलेंगे, इस तरफ, ये 30 डिग्री, और ये कितना है √3a, ठीक है। आई बात समझ में? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप परेशान मत हो। इसको क्या कर लीजिए, आप दो पार्ट में इसको तोड़ लीजिए, इधर तोड़ लीजिए और इधर तोड़ लीजिए, रिजॉल्व कर लीजिए। तो √3a cos 30, ये किस लिए के समझ में आया, ये समझना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब इसको तोड़ लीजिए, अगर इसको तोड़ेंगे तो √3a cos 30, cos 30 कितना होता है, दैट इज √3/2, यानी कि √3a इंटू cos 30, cos 30 इज हाउ मच, √3/2, और ये हो गया sin 30, तो √3a इंटू sin 30 होता है 1/2, ठीक है। सो ये हो गया कितना 3a/2, और ये कितना हो गया रे, ये हो गया √3a/2, ठीक है। अब इसको नया सा फिगर बना लीजिए, यानी कि इसमें आ गया आपको एक, तो ये आ गया 2a में ये जुड़ जाएगा, तो 2a प्लस 3a/2 कितना हो गया, इसमें ये जुड़ जाएगा ना दोनों कंपोनेंट, तो 2 दूना 4, 3 आई थिंक 7/2a, ये हो गया 7/2a, ठीक है। और इसमें से ये माइनस हो जाएगा, सो 2√3 माइनस √3/2, तो हो जाएगा √3 माइनस 2 माइनस 1/2, आई थिंक दिस इज यस। सो ये कितना हो गया, दैट इज 3/2, 3√3/2 a, ठीक है। अब इसको जोड़ना है आपको, दिस इज a नेट, a नेट कितना हो गया 7×49/4 a स्क्वायर प्लस 3×3 = 9, 3 27/4 a स्क्वायर। सो a नेट इज 4, 9, 7, 16 के 6 आप लगा 1, 4, 2, 6, 7 a स्क्वायर, ठीक। 4 से काटेंगे तो 4, 9, 36, सो दैट इज √19a आंसर। कुछ नहीं है, सिर्फ मैथमेटिक्स है और वेक्टर से थोड़ा बहुत खेलना है, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिएगा, वो प्लस में कर रहे थे तो सही आता, बट क्वेश्चन में माइनस है, ठीक है, मैंने देखा नहीं, ठीक है, गलती होगी, तो यहाँ से इसको सही कर लीजिए आप, ठीक है। एंड आंसर वुड बी √19a 3, कुछ नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन है बस, ठीक है, कर लीजिए इसको। सो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है स्पेसिंग बिटवीन, पहले इसको कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 2, स्पेसिंग बिटवीन 2 सक्सेसिव नोट्स ऑफ स्टैंडिंग वेव ऑन अ स्ट्रिंग इज x, इसको छोड़ दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि वो स्टैंडिंग वेव का है, जब वेव पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग बनाएंगे, ठीक है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन विद अ कांस्टेंट स्पीड along a path y is equal to 2x square plus 3x minus 4 when the particle is at 0 minus 4 the direction along which it is moving is inclined to x at an angle। ये किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। करिए इसको, ठीक है, कुछ नहीं करना, इसका स्लोप निकालना है, कहाँ पे, तो 0 और -4 पे, ठीक है। तो उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है 2, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको देख के ही समझ में आ जाएगा। देखिए रब करते हैं इसको, दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे कुछ नहीं है, y दिया हुआ है आपका ये फंक्शन, हालांकि एसएचएम का सवाल नहीं है, ये जनरल काइनेमेटिक्स का सवाल है। y दिया हुआ है यहाँ पे और पूछ रहा है कि स्लोप एंगल बताइए x एक्सिस से कितना बना रहा है, x एक्सिस से कितना बना रहा है, कहाँ पे, तो 0 पे और -4 पे, ठीक है। अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ ये ऐसा आएगा,
जब x 0 होगा तो y कितना होगा -4, जब x 0 होगा तो y कितना है -4। तो यहाँ पे ये स्लोप कितना बना रहा है यही निकालना है। तो वो निकालना तो आपको पता है ना, dy/dx करके, और ये थीटा है अगर, तो tan थीटा जो होगा वही होगा dy/dx। ठीक है, वही होगा क्या, dy/dx। तो tan थीटा इज इक्वल dy/dx कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो dy/dx कहाँ है, कितना है, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करिए तो इट वुड बी 4x + 3। ठीक है, दिस इज dy/dx, दिस इज dy/dx। ठीक है, अब ये कहाँ पे निकालना है dy/dx, एट x इज इक्वल टू 0। सो इफ यू पुट इट वुड बी 3 एंड थीटा वुड बी इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स 3। आप इसको निकालिएगा तो ये थीटा जो है अप्रोक्सीमेटली आएगा 72 डिग्री के आसपास। ये 71.56 आएगा, बट इट इज कंसिडर्ड टू बी 72 डिग्री। सो आंसर वुड बी 2। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख लीजिए, वो एक्सेलरेट कर रहा है आगे की तरफ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा tan इनवर्स a/g। ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं सवालों पे। ठीक है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी जोड़ना है इक्वेशन ऑफ 2SHM x1 इज इक्वल टू 5 sin 2π t + π/4, और x2 है आपका 5√2 sin 2πt और प्लस cos 2πt। ठीक है, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फेज डिफरेंस विल बी। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। देखिए, ये पहले भी कर चुके हैं आप लोग, जोड़ना है SHM को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए इसमें, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, थोड़ा शॉर्टकट तरीके से चलते हैं। x1 तो आपका सीधा सीधी क्या है, x1 जो है आपका 5 sin 2πt + π/4। ठीक है, ये इतना है। अब x2 को आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। x2 कर लीजिए, x2 में क्या है, एक है 5√2, ठीक है, sin 2πt और प्लस 5√2, क्योंकि ब्रैकेट में है, cos 2πt को क्या लिख सकते हैं, sin 2πt + π/2। ठीक है, तो ये दोनों तो जुड़ जाएगा, आप देखने से लग रहा होगा, ये है 5√2 और ये हो जाएगा 90 डिग्री पे। दोनों में फेज डिफरेंस कितने का है, π/2 का, और ये भी हो जाएगा 5√2, दिस इज π/2। तो इसका जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज इसका √2 टाइम्स, अगर इक्वल एम्पलीट्यूड रहता है तो √2 टाइम्स बढ़ जाता है, तो हो जाएगा 10, 5√2 × √2 दैट इज 10। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो जो बनेगा x2 आएगा, x2 कितना आएगा 10 sin 2πt + π/4, π/4 ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे 2πt π/4 है, तो इसको क्या करना है, अब इन दोनों का ये पूछ रहा है आपसे रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड। तो रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड कितना हो गया, इसका एम्पलीट्यूड कितना है 5 और इसका कितना है 10, तो ये हो गया 1/2। ठीक है, और दोनों में फेज डिफरेंस कितने का है 0, फेज डिफरेंस 0 है ना, ये भी 2πt + π/4 है, ये भी 2πt + π/4 है, दोनों फेज डिफरेंस क्या है 0। सो आंसर वुड बी व्हाट 2। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम इज गिवन टू बी दिस वन, वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट इन मीटर फ्रॉम मीन पोजीशन। ये तो पता ही है आपको, इक्वेशन हमने लिखवाया भी था अनडैम्प्ड फ्री ऑसिलेशन का, उसी का है। ठीक है, जिसमें आपको, अगर आप इक्वेशन ध्यान से देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन नंबर 6 इक्वेशन अगर देखिएगा तो d2x/dt² + π²x = 0। तो ओमेगा स्क्वायर कितना है, दैट इज π²। ठीक है, इस इक्वेशन से पता चल जाएगा आपको। ठीक है, और मास दिया हुआ है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इन हर्ज, आपको हर्ज बताना है। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज पाई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2π इज इक्वल टू 2π न्यू इज इक्वल टू पाई, पाई से पाई खत्म हुआ तो न्यू कितना हो गया 1/2, यही ना है हर्ज में फ्रीक्वेंसी, तो 1/2 आंसर, इट्स आंसर इज 1। इफ नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। इफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास m सस्पेंड्स फ्रॉम अ स्प्रिंग इज 1 सेकेंड, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो है वो 1 सेकेंड है, देन द पीरियड ऑफ 4m विल बी, वही हो जाएगा ना, एक मिनट रुक जाइए, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास m, अच्छा सॉरी, ये पेंडुलम थोड़ी ना है, ऐसे ऑसिलेट, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन m है
सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग, स्प्रिंग में k अपॉन m आता है, ये l अपॉन g वाला नहीं है, पेंडुलम थोड़ी ना ये तो SHM हो रहा है क्योंकि स्प्रिंग मास सिस्टम है, ठीक है। तो अगर एक का पहले वाले स्प्रिंग का फ्रीक्वेंसी जो है द टाइम पीरियड है, मतलब टाइम पीरियड जो है वो है 2 पाई रूट अंडर m बाई के। तो अगर ये आ रहा है अगर आपको 1 सेकेंड पहले वाले का m बाई के, दूसरे वाले कितना होगा तो t कर लीजिए 2 पाई रूट अंडर 4m और ये है k, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करिएगा तो m बाई के और m बाई के चला जाएगा, 4 2 आ जाएगा तो 1 बाई टी इज इक्वल टू 1 बाई 2, यस, और t बराबर व्हाट 2 सेकेंड, ठीक है ना। मास पे डिपेंड नहीं करता है किस में, पेंडुलम वाले में, जो रूट अंडर l अपॉन g आता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। इसी तरह आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कराया गया है, मैंने भी कराया है आपको। व्हाट विल बी इट्स पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम सस्पेंड्स फ्रॉम द सीलिंग ऑफ ए स्टेशनरी ट्रॉली हैज अ लेंथ l, लेंथ उसका l है, इसका टाइम पीरियड कितना होगा 2 पाई रूट अंडर l अपॉन g, आपको पता है। व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इफ द ट्रॉली मूव्स फॉरवर्ड विद एन एक्सेलरेशन f, अगर वो f से मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, वही उसका एक्सेलरेशन, दैट इज, अरे भाई मेरे ट्रॉली अगर ये मूव कर रहा है और यहाँ पे, तो यहाँ ले लेंगे ना ये m इंटू एफ और ये हो जाएगा m इंटू जी, और यहाँ जो t होगा दिस इज t एट मीन पोजिशन। मैंने आपको कराया था ये सवाल क्वेश्चन नंबर 8। तो आपको इसका g इफेक्टिव निकालना होता है इसमें, ठीक है। और g इफेक्टिव क्या होता है, g इफेक्टिव होता है कि t एट मीन पोजीशन अपॉन m। तो t एट मीन पोजीशन कितना हो गया, ये दोनों 90 डिग्री पे है, तो इन दोनों का रूट अंडर, तो रूट अंडर m स्क्वायर g स्क्वायर प्लस m स्क्वायर f स्क्वायर अपॉन m बाहर निकालिएगा तो m स्क्वायर m निकलेगा और m से m कट जाएगा, तो बचेगा इतना, तो हो जाएगा टाइम पीरियड कितना नया वाला 2 पाई रूट अंडर l अपॉन g, तो l अपॉन g इफेक्टिव कितना है, तो रूट अंडर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। सो इट्स आंसर वुड बी C, मतलब 3। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9, द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन f ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM विद, ये तो सिंपल हमने क्लास में तो डायरेक्ट ग्राफ बनवाए थे, तो इसका आंसर तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द ग्राफ, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10, द ग्राफ इन फिगर शोज हाउ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल डिक्रीजिंग डिस्क्राइबिंग SHM वेरीज विद टाइम, ठीक है, वो दिया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, द फोर्स इज 0 एट टाइम 3t, हाँ ठीक है, एट टाइम 3 द फोर्स इज 0 एट टाइम 3t अपॉन 4, ठीक है। तो अगर SHM मोशन है, मैं बताऊं आपको, समझिए बात को। क्वेश्चन नंबर 10 समझिए, जो एक्सप्रेस कर रहा है जो SHM, वो SHM ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ है t/2, ये है t/2 और ये है 3t/4, 3t/4, ठीक है, और ये t है, सॉरी, और ये है t/4, ठीक है। हो सकता है ऐसा भी SHM, कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरी नहीं कि मतलब ये जो SHM कर्व कर रहा है ये कॉस वाला फंक्शन है, ये कॉस फंक्शन में चल रहा है, ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मेरा मतलब है कि a बराबर क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ठीक है। यहाँ पे अगर हाँ ये, ठीक है, यहाँ पे y है तो यहाँ पे चलाएगा y, ऐसा ही होता है ना। तो द फोर्स इज 0 एट टाइम 3t/4। अब देखिए y जहाँ पे 0 है तो 3t/4 पे y क्या है 0, अगर y 0 तो एक्सेलरेशन क्या हो गया 0, तो वहाँ पे फोर्स क्या होगा 0, ठीक है, पहली बात। दूसरा, द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट t/2, यानी कि t/2 पे यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। क्या ऐसा है, तो आंसर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है भाई साहब, क्योंकि dy/dt का स्लोप क्या है यहाँ पे 0। अरे भाई dy/dt ही ना वेलोसिटी होगा ना, तो इसका स्लोप यहाँ पे क्या आ रहा है 0, तो वहां पे वेलोसिटी तो 0 होगा मेरे भाई। तो वेलोसिटी अगर यहाँ पे 0 है
जहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो होता है वहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, और जहाँ पे वेलोसिटी जीरो होता है वहीं एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। एसएचएम की कंडीशन यही है, देख लीजिएगा पहले। तो यहाँ पे कहाँ से हो जाएगा मैक्सिमम, यहाँ तो जीरो है, ठीक है, आंसर तो आ गया। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विद एन एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर, द डिस्प्लेसमेंट एट विच इट्स एनर्जी इज हाफ काइनेटिक एंड हाफ पोटेंशियल इज। अब आपको ये सॉल्व करना है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है इसमें यार। देखिए कोई खास बात नहीं है, जहां पे हाफ काइनेटिक वहीं हाफ पोटेंशियल होगा, तो हाफ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा। तो पहले तो क्वेश्चन नंबर 11, पूरा फुट यू मैक्सिमम कितना होगा 1/2 इंटू के इंटू एम्पलीट्यूड 4 है ना, तो मैक्सिमम तो एम्पलीट्यूड ही हो सकता है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एम्पलीट्यूड के बराबर, तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया। अब u मैक्स बाई 2, ये जहां पे होगा वही ना काइनेटिक एनर्जी भी आधा होगा, तो आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि टोटल एनर्जी थोड़ी ना बदलता है, ये तो टोटल एनर्जी है। जहां पे ये कंडीशन होगा वहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, ठीक है। तो हमको इसका कंडीशन नहीं जानना है, हमको इसका कंडीशन जानना है, तो वो कहाँ पे होगा, तो 1/2 के इंटू 4 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। मुझे ये एक्स निकालना है, तो के से के खत्म हो गया, हाफ से हाफ खत्म हो गया, एंड एक्स वुड बी इक्वल टू व्हाट, दैट इज मैं बता रहा हूँ 4/√2। हाँ बिल्कुल 4/√2, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, काटोगे तो 2√2 आ जाएगा, ठीक तो है, ठीक तो है। आंसर समझने वाली बात है, ठीक है। द टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी, ना क्वेश्चन नंबर 12, द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज E, देन द काइनेटिक एनर्जी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। अगर डिस्प्लेसमेंट हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड हो गया तो वहां पे कितना होगा। टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज E, क्वेश्चन नंबर 12। कोई दिक्कत नहीं, आर्ग्यूमेंट टाइप सवाल है, एकदम बच्चा वाला सवाल। टोटल एनर्जी कितना है E, ठीक है। चलिए देन द काइनेटिक एनर्जी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। अगर हाफ एम्पलीट्यूड हाफ है, टोटल एनर्जी ये है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, तो टोटल एनर्जी E माइनस हाफ एम्पलीट्यूड पे जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा वो घटा दीजिए, तो काइनेटिक एनर्जी बाकी बचेगा ना, तो हाफ इंटू के इंटू a/2 का स्क्वायर, यही बचेगा ना, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये टोटल एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं, हाफ के a स्क्वायर, ठीक है। तो E माइनस इसको ऐसा कर लीजिए कि 1/4 कर लीजिए इधर, और 1/2 के a स्क्वायर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसको आप लिख सकते हैं E, तो E माइनस E/4, तो दैट इज व्हाट 4E माइनस दैट इज 3E/4। देख लीजिए है आंसर, यस इट्स आंसर इज 3। तो कोई दिक्कत नहीं है निकालने में, ठीक है। सोचिए थोड़ा, जो भी क्वेश्चन है आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Now come to question number 13. A particle executing SHM of amplitude 4 cm and its time period is 4 seconds. The time taken by it to move from positive extreme position to half the amplitude. अरे यार क्या है इसमें, ये तो सिंपल सवाल है, ये तो हम आपको कराए भी हुए थे। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। मतलब यहां से इसको यहां आने में A से, अगर ये a/2 है तो यहां से यहां आने में हमको पूछ रहा है कि t कितना होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कर चुके हैं ये सवाल, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अगर यहां पे ध्यान से देखो, टाइम पीरियड से कितना है 4 सेकेंड दिया हुआ है, 4 सेकेंड 4 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एम्पलीट्यूड इसका 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, टाइम पीरियड 4 सेकंड दिया हुआ है। द टाइम टेकन बाय इट टू मूव फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन टू हाफ द एम्पलीट्यूड। पहले इसको यहाँ से यहाँ निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी होता है। a/2 जाने में कितना समय लगेगा, a साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो a से काट लीजिए, तो ओमेगा टी कितना हो जाएगा, ओमेगा टी कितना होगा जो 1/2 होता है, दैट इज π/6, साइन 30 डिग्री होता है ना,
1/2, तो यहाँ से 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये ओमेगा क्या होता है, तो 2π/t, ठीक है, इंटू टी बराबर π/6, ठीक है। तो पाई से पाई खत्म हुआ, तो t बराबर कितना हो गया, t/12। पहली बात तो ये। उसके बाद यहाँ से यहाँ जाने में, ये कहाँ से कहाँ जाने में है, ये जो t है कहाँ से कहाँ जाने में, ये t है 0 से a/2 जाने में, ठीक है। दूसरा t 0 से a तक जाने में कितना लगेगा, t/4, क्योंकि अगर टाइम पीरियड t है तो यहाँ से यहाँ तो t/4 में लगेगा, फिर t/4 तो t/2, फिर यहाँ से यहाँ गया तो फिर यहाँ से जब यहाँ गया तो t/2 अब प्लस t/4, अब फिर यहाँ से आया तो t/2, तो t/2 प्लस t/2 एक टाइम पीरियड होता है, तो t 0 से a तक कितना लगेगा, t/4, ठीक है। अब हमको करना क्या है, इसके टाइम पीरियड में इसका घटा देना है, तो टाइम पीरियड जो लगेगा a से या फिर a/2 से a तक जाने में, दोनों तो बराबर ही होगा ना, दैट इज टाइम पीरियड फ्रॉम 0 टू a माइनस टाइम पीरियड फ्रॉम 0 टू a/2, ठीक है। तो कितना हो गया, t/4 माइनस t/12, ठीक है। ये कितना हो गया, 12, 4 दूना 8, 4 3 12, तो 3t माइनस 1, दैट इज 2t/12, ठीक है। तो ये कितना हो गया टाइम जो हमको चाहिए वो है 2/12 इंटू टाइम पीरियड है 4, 4 3 12, दैट इज 2/3 सेकेंड, एंड यू कैन सी द आंसर, इट्स 2/3 सेकेंड, नंबर 3, ठीक है। तो काफ़ी फंडामेंटल क्वेश्चन है, किया जा सकता है। Now question number 14, the potential energy of a particle executing action with 2.5 joule when the displacement is half of the amplitude, the total energy of the, ये भी किया जा सकता है, आप कर लीजिएगा, ठीक है, मैंने करा दिया है। One mass m is suspended from a spring, time period of oscillation is t. Now if the spring is divided into n pieces and there are joined parallel, अरे यार क्या है इसमें, अगर स्प्रिंग को काट के, अब कटिंग ऑफ स्प्रिंग हम आपको पढ़ाए हैं NLM के केस में, अगर स्प्रिंग को काट के मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है ना, t, तो t है आपका कितना, 2π√m/k, ठीक है। अब जब काट के n नंबर पीसेस में अगर लगा दिया जाए तो k इफेक्टिव कितना हो जाएगा, k इफेक्टिव कितना, पैरेलल में लगाना है, पैरेलल में लगाना है, ठीक है। तो now if spring is divided into n pieces and there are joined in parallel, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, मास वही है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, तो जब इसको हम तोड़ के लगाएंगे तो ध्यान से समझिएगा कि इफेक्टिव कितना हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखिए तो स्प्रिंग को अगर तोड़िएगा, मैं बताऊं आपको, देखिए ये स्प्रिंग है, अगर इसको तोड़ दिया जाए n नंबर पार्ट्स में, तो इसका एक पार्ट जो है, अगर इसका पूरे का स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो n पार्ट्स में अगर तोड़ा गया है तो एक स्प्रिंग का कितना हो जाएगा, k/n, सॉरी n/k, ये पहले हम करा चुके हैं n/k, और इसको जब हम पैरेलली जोड़ेंगे n/k, तो सबको अगर जोड़ देंगे पैरेलली में तो डायरेक्ट जुड़ता है, तो आ जाएगा n टाइम्स n/k, दिस इज k इफेक्टिव। तो k इफेक्टिव कितना हो जाएगा, n²k, तो k इफेक्टिव हो गया n²k। ये सवाल तो ऐसे मुँह ज़बानी किया जा सकता है, तो t डैश कितना हो जाएगा, 2π√m/n²k, आंसर एंड इट्स ऑप्शन इज गिवन, यस 3, ठीक है। तो ये हुआ आपका डीपीपी नंबर 30, ठीक है। नाउ कम टू डीपीपी नंबर 31। So I think I had discussed each and every problem, ठीक है। Now come to question number DPP sheet number 31, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको कर लीजिए। DPP नंबर 31, a spring has a certain mass suspended from it and its period of vertical oscillation is t1. Okay, the spring is now cut into two equal halves and the same mass is suspended from one of the half.
ठीक है, द पीरियड ऑफ वर्टिकल ऑसिलेशन इज T2, द रेशियो, अरे यार क्या, द रेशियो T2 अपॉन T1। सबसे पहले T1 कितना हो जाएगा, 2 पाई रूट अंडर m अपॉन k। पहली बात तो ये। अब जब तोड़ देंगे तो k इफेक्टिव कितना हो जाएगा, और एक ही स्प्रिंग लगाया गया है। द स्प्रिंग इज नाउ कट इनटू 2 इक्वल हाफ्स एंड द सेम मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम द वन ऑफ द हाफ। तो जो एक पार्ट आएगा, यानी कि स्प्रिंग का, कोई भी स्प्रिंग का अगर 2 पार्ट करेंगे तो उसका ये कितना हो जाएगा, 2k हो जाएगा। तो T2 कितना हो जाएगा, 2 पाई रूट अंडर m अपॉन 2k। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है कि T2 अपॉन T1 कितना हो गया, 2 पाई रूट अंडर m बाई 2k अपॉन 2 पाई रूट अंडर m बाई k। सो इट इज 2 बाई खत्म, m बाई k से m बाई k खत्म हो गया। तो T2 बाई T1 कितना बचा, T2 बाई T1 बच गया आपको 1 upon root 2. So its option is 2 given it. So question number 2 now, the two objects A and B of equal mass are suspended from two springs. The two objects A and B of equal mass are suspended from two springs having spring constant K and Kb if object oscillate vertically in such a manner that their maximum kinetic energy are equal. ठीक है ना, if the objects oscillate vertically in such a manner that their maximum kinetic energy, मतलब मीन पोजीशन पे जो दोनों के kinetic energy are equal, then ratio of their amplitudes is, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बराबर, क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। सो इट इज हाफ, क्या बोल रहा है, हाँ हाफ के ए इंटू A1 स्क्वायर, ऐसा ए स्क्वायर कर लीजिए। चलिए, ए वाला ए स्क्वायर और बी वाला बी स्क्वायर, ये है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, और ये हो गया हाफ के बी इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, हमको ए बाई बी का रेशियो चाहिए, और क्या चाहिए, ये कंडीशन दिया हुआ है, आप निकाल लो। क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ दियर एम्पलीट्यूड, तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू के बी अपॉन के ए, स्क्वायर से स्क्वायर हटा दीजिए, रूट अंडर, सो इट्स आंसर विल बी 2। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3, देखो ग्राफ का सवाल आ गया, देख के बनाना। इन एसएचएम द ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टाइम। चलिए, अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। एक ये तो सिंपल लॉजिकल सवाल है, आपको देख के बनाना चाहिए ये सारे सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बेवकूफ बना रहा है सवाल में। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऐसे ग्राफ के सवाल ऑप्शन देख के ही बनाते हैं ये। अब बताइए, टाइम निगेटिव होता है क्या, ये तो खत्म कहानी, टाइम निगेटिव कभी नहीं होता है। ठीक है, दूसरा फिर देख लीजिए, फिर ऐसे दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी, टाइम निगेटिव होता है क्या, बेवकूफ़ों वाली बात कर रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, लॉजिक लगाइए, लॉजिक। हर सवाल में मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, हाँ ये हो सकता है, ठीक है। अब चौथा क्यों नहीं होगा, तो चौथा इसलिए नहीं होगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी निगेटिव कभी नहीं होता है भाई साहब, हाफ mv स्क्वायर होता है, स्क्वायर कभी निगेटिव थोड़ी ना होगा। ये देखिए, ये ऐसा, ये निगेटिव हो सकता है क्या, ये 3 नहीं हो सकता, तो होगा क्या, ये आर्ग्यूमेंट से खत्म। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इन एसएचएम पोटेंशियल एनर्जी यू वर्सेस टाइम ग्राफ। अब यू वर्सेस टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है, ठीक है। सो दूसरा और तीसरा और चौथा तो होगा नहीं क्योंकि उसमें टाइम निगेटिव है, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में भी नहीं हो सकता क्योंकि देखिए, समय के साथ पोटेंशियल एनर्जी इसमें निगेटिव नहीं होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग मास केस में हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। एक्स तो मिनिमम 0 हो सकता है, और अगर एक्स माइनस भी होता है तो उसका तो स्क्वायर होता है ना, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर तो वैसे ही प्लस होता है, तो ये भी निगेटिव नहीं जाएगा, तो आंसर वुड बी 1, सिंपल लॉजिक से। क्वेश्चन नंबर 5, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिस्टम इज 16 जूल when it is in mean position. Okay, if the amplitude of the oscillation is 25 centimeter and the mass of the particle is 5.12 kg, the time period of oscillation. अरे यार, टाइम पीरियड निकालना है, क्या है रे। देखिए, आपको क्या निकालना है इसमें, आपको दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिस्टम में 16 जूल निकाल दिया हुआ है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो कि मीन पोजीशन पे है। हाफ क्वेश्चन नंबर जो है वो है आपको 5। देखिए, हम आपको सिंपल से बताते हैं, ये हो गया 1/2
1/2 मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 5.12 kg, 5.12 kg इनटू मैक्सिमम है तो वी भी मैक्सिमम होगा, वी भी मैक्सिमम होगा एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट 16 जूल। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अच्छा भाई साहब, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ दूसरी बार अब देखिए तो वी मैक्स कितना होता है, हम यही से आंसर निकाल देते हैं। वी मैक्स ए ओमेगा होता है, ठीक है। ए दिया हुआ है कितना 25 सेंटीमीटर, तो 0.25 ले लीजिए मीटर, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया, हाँ 1/2 5.12 इंटू ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ए रख दीजिए वैल्यू 0.25, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो अब क्या करना है, ओमेगा निकालना है। ओमेगा निकल गया तो आपका नहीं, अगर इससे आप ओमेगा कैलकुलेट कर लीजिए। इफ़ यू कैलकुलेट ओमेगा तो फ्रीक्वेंसी निकालने में क्या दिक्कत है, टाइम पीरियड निकालने में क्या दिक्कत है, ठीक है। तो सिंपली आप निकाल लीजिए, कैलकुलेट करिए, निकालिए। आंसर होगा आपका 2 पाई सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6, अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 0.02 मीटर एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। अरे यार मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा, ए क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 50 हर्ट्ज। अरे यार क्या है, क्या है इसमें। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, सो इफ यू कम टू क्वेश्चन नंबर 6, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है, देने दो फ्रीक्वेंसी। और एक्सेलरेशन हमको पता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है ना। तो एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, एम्पलीट्यूड, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। अब देखो ओमेगा कितना होगा, तो 2 पाई न्यू होता है ना, ये हो गया 2 पाई इंटू 50, तो हो गया 100 पाई सेकेंड इनवर्स, ठीक। तो मैक्सिमम कितना हो गया ये, माइनस 100 पाई का स्क्वायर इंटू ए कितना है 0.02, अब इसको निकालिए, माइनस 1 2 3 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू 0.02 बटा 100, ये 2 से ये 2 चला गया, तो कितना हो गया माइनस 200 पाई स्क्वायर। यस एंड आंसर इज 4 आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। 7, फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन द काइनेटिक एनर्जी k इज गिवन बाय k, हाँ ये सही भी तो है, k इज इक्वल टू k नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। क्या दिक्कत है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, k नॉट, जितना मैक्स, सुनिए मेरी बात ध्यान से, अगर आप देखिए, आप आर्ग्यूमेंट आंसर निकालिए, इसका आर्ग्यूमेंट आंसर निकालिए, समझिए बात को। क्वेश्चन नंबर 7, ये जो चलता है आपको k, वो होता है k नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये सही भी तो है, अगर आप ध्यान से देखिए, अगर आपका x बराबर होता है a साइन ओमेगा टी, ठीक है, तो v कितना हो गया a ओमेगा कॉस ओमेगा टी होता है ना। अगर आप काइनेटिक एनर्जी निकालो तो कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, वी की जगह रखो ये a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, इसको बोला गया है वो k नॉट, तो k बराबर हो गया k नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। और इसीलिए तो इसका ग्राफ देखो कैसा आ रहा है, ये t है और ये k है, इसका ग्राफ कैसा आता है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ कैसा होता है, होता वैसे ही है ऐसा, लेकिन निगेटिव वाला पार्ट क्या हो जाता है, बन जाता है पॉजिटिव, क्योंकि यह स्क्वायर लगा है। तो ये अगर आप टाइम 0 रखोगे, टाइम, हाँ नहीं ठीक, टाइम अगर 0 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम होगा, तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये नीचे नहीं जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, वो उसको पॉजिटिव कर देगा, ये ऐसा आया था ना, अभी भी तो क्वेश्चन में था ना ऐसा, ठीक है ना। तो k और टाइम का ऐसा ही होता है ग्राफ। हम आपको पोटेंशियल एनर्जी का ही बता देते हैं, अगर यहाँ पे आया है तो पोटेंशियल एनर्जी का ही बता देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो कितना हो गया u 1/2 k, x का कितना होता है a साइन ओमेगा टी,
ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये कितना हो गया, ये हो गया यू नॉट, ये कितना हो गया यू नॉट, और ये है साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, ये है यू। अब यू और टी का ग्राफ देखिए, फिर भी तो वही ग्राफ है ना, बट यहाँ पे टाइम जीरो पे ये जीरो हो जाएगा, और ये ऐसा निगेटिव वाला पोर्शन आएगा नहीं, क्योंकि स्क्वायर टर्म है, ये ऐसा चलेगा। ठीक है, कहने का मतलब है ये है यू नॉट। तो पोटेंशियल मैक्सिमम वैल्यू कितना आया यू नॉट, और काइनेटिक का मैक्सिमम वैल्यू कितना आया के नॉट। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए के नॉट और यू नॉट पे। अगर आप ध्यान से देखिए तो यू नॉट कितना है, हाफ के स्क्वायर। तो के को क्या लिख सकते हैं, अगर ओमेगा स्क्वायर बराबर के अपॉन एम है, तो के को क्या लिख सकते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर। इसको लिख दीजिए एम ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर। अच्छा, के नॉट कितना है देखो तो सर वो भी तो उतना ही आया है, तो दोनों तो बराबर ही है ना। ठीक है, अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू के नॉट है तो इसका ही मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा यू नॉट, जो कि किसके बराबर है, के नॉट के बराबर है, देख लीजिए। ठीक है, आर्ग्यूमेंट से बनाया जा सकता है कि अगर एक एसएचएम है, ठीक है, तो उसका टोटल एनर्जी तो कोई बदलने वाला है नहीं। ठीक, तो एक जगह पे जितना पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, उतना ही दूसरी जगह पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, सीधी बात है। ठीक है, चलिए, तो इसको हम कर लिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अ बॉडी ऑफ मास, आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 1 kg is executing a simple harmonic motion. Its displacement y at a time t is given by 6 sin 100 t plus pi by 4. Its maximum kinetic energy. अरे भाई क्या इसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ के ए स्क्वायर। ठीक है, सब कुछ तो दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है, ठीक है, मास दिया हुआ है, उससे के निकालिए, हाफ के ए स्क्वायर एम्पलीट्यूड 6 है, निकाल लीजिए। मेरा कहने का मतलब है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, y इज इक्वल टू 6 साइन 100 t प्लस पाई बाई 4। खेलना है सवालों से। साइन ओमेगा, तो ओमेगा कितना है, आप कंपेयर कीजिए तो ओमेगा आपको निकलेगा 100, कितना निकलेगा 100, ओमेगा निकलेगा 100। तो ओमेगा क्या होता है, रूट अंडर के बाई एम। यस, आई थिंक यस होता है ना। मास है 1 kg, तो कितना हो जाएगा, मास 1 kg रख दिए तो के बराबर कितना हो गया, 1 2 3 4 न्यूटन पर मीटर। करके देख लीजिए, अगर के निकल गया तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना आता है, दैट इज के नॉट हाफ के ए स्क्वायर। कहोगे सर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कर लीजिए, लो भाई वही कर लो, क्या दिक्कत है हमको। हाफ वी स्क्वायर मैक्सिमम भी होता है ए ओमेगा, ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, वी मैक्स होता है ए इंटू ओमेगा। जो मर्जी है कर लीजिए, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगा। हाफ इंटू 1, ए हो गया 6 स्क्वायर। अच्छा सेंटीमीटर में है क्या, सेंटीमीटर में है तो इसको 0.06 कर लीजिए, 6 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा कितना है, 1 2 3 4 ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, अगर आप इसको करोगे ढंग से, ये हटा लीजिए। ठीक है, तो नीचे अगर इसको हम करेंगे तो नीचे वाले से ये तो खत्म हो जाएगा, शायद 36, तो 1/2 इंटू 36, तो ये हो गया 18 जूल आंसर। एंड आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एट इट्स मीन पोजीशन इफ इट इज एबल टू राइज टू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। अरे ये तो वर्क पावर एनर्जी का सवाल है, जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा वही ना जाके नीचे में काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। ये नहीं कर रहे हैं आप, कर लीजिए इसको। ठीक है, ऐसे कई सारे सवाल हम बता चुके हैं आपको। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज 16 जूल, और पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज 16 जूल व्हेन इट इज एट मीन पोजीशन, मतलब मैक्सिमम है ये। इफ द मास ऑफ पार्टिकल इज 0.32 kg, देन व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। और खत्म है भाई साहब, वी मैक्स तो दिया ही हुआ है आपको, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है, निकाला जा सकता है, बताइए। अगर 16 जूल क्या है, मीन पोजीशन पे है, तो मीन पोजीशन पे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है ना, तो हाफ एम इंटू वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 जूल। अब एम वैल्यू दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, रखिए और निकाल लीजिए वी मैक्स, तो 10 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। अरे कुछ नहीं, यहाँ देखिए हाफ एम कितना दिया हुआ है 0.32
इंटू वी मैक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम। मैक्सिमम कैसे पकड़ लिए? क्योंकि मीन पोजीशन का चर्चा कर दिया है, ठीक है। तो 16 दूना 32, तो वी मैक्स स्क्वायर इज हाउ मच? 16 दूना 32 बटा 0.32, ये हो गया 100, तो वी मैक्स कितना हो गया? 10। सिंपल। क्या है इसमें? बच्चों वाले सवाल है ये सब। क्वेश्चन नंबर 11, एसएचएम इज रिप्रेजेंटेड बाई x 5√2 इतना इतना, द एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम 10 सेंटीमीटर। अभी निकाला है इससे पहले वाले शीट में। क्वेश्चन नंबर 12, द मास एंड डायमीटर ऑफ प्लैनेट आर ट्वाइस दोज ऑफ अर्थ। मास एंड डायमीटर आर ट्वाइस दोज ऑफ, ठीक है। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम ऑन दिस प्लैनेट विल बी इट इज अ सेकेंड्स पेंडुलम ऑन अर्थ। अरे यार कोई बात नहीं है भाई साहब, जी का खेला है इसमें। थोड़ा सा इसलिए पेचीदा लगेगा, ग्रेविटेशन आपने अभी पढ़ा नहीं है, तो इसमें जी निकालना पड़ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। देखिए जी जो होता है ना, अभी आप देख लीजिए, बाद में आपको समझ में आ जाएगा। जी होता है GM/r², ठीक है। तो जी डैश जो है वो कितना है? तो जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, वो नहीं बदलेगा। मास बदल जाएगा, ट्वाइस है, ट्वाइस ही है ना, ट्वाइस है, और ये है 2r का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जी डैश कितना हो जाएगा? जी डैश अपॉन जी 2gm/4r² अपॉन gm/r²। इससे तो ये पहले काट दीजिए, तो जी डैश कितना हो गया? 1/2, काट लीजिए, तो 1/2 g, ठीक है। अब सेकेंड्स पेंडुलम होता है तो उसका क्या बोल रहा है? हाँ, सेकेंड्स पेंडुलम होता है तो उसका टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड। याद है ना, सेकंड में पढ़ाए थे, सेकेंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड, और वो होता है 2π√L/g। इस केस में नहीं पता है तो t निकाल लीजिए, 2π√L/L तो बदलेगा नहीं, g कितना हो जाएगा? g/2 हो जाएगा, g/2, ठीक है। अब इसे काट दीजिए, सो 2/t, L/g से L/g कट जाएगा, तो बचेगा 1/√2, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2√2 सेकेंड, एंड इट्स आंसर इज 2। यस, यू कैन सी इट। क्वेश्चन नंबर 13, अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ, आप इसको लिख लीजिए अच्छे से, ठीक है। आपको बस ये याद रखना है कि जो g होता है ना, GM/r² होता है, बाकी तो छोड़ दीजिए, आगे पढ़ेंगे तो समझेंगे इसको कैसे आता है, ठीक है। इन सारे सवालों को बनाइए। चलिए आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 देखिए, 13 बेसिकली देखा जाए तो ये एसएचएम का प्रॉब्लम नहीं है। 13 बेसिकली आपका एनएलएम से रिलेटेड है, ठीक है। बट कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ आ गया है तो किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इतना हमको पढ़ाया गया है, ठीक है। चलिए देखिए, ये आपका एक डिस्क है, यहाँ पे जो टेंशन लग रहा है दैट इज mg/2। यहाँ पे जो टेंशन लग रहा है दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है 3 mg/2। ये दोनों में टेंशन बराबर होता तो रोटेशन इफेक्ट नहीं आता, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग टेंशन है, इसका मतलब रोटेशनल इफेक्ट है। और इसका सेंटर यहाँ है और यहाँ पे लग रहा है mg, ठीक है। पहले तो एसएचएम का सवाल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है पहला, इट्स लीनियर एक्सेलरेशन इज g अपवर्ड। चेक करते हैं, नेट फोर्स कितना है? इसका एक्सेलरेशन मान लीजिए a है और इसका मास मान लीजिए m है, क्योंकि दिया हुआ है। तो कितना हो गया? 3 mg/2 प्लस 3 mg/2, तो 4 mg/2 ऊपर, 4 mg/2 मतलब 2 mg, 2 mg ऊपर की तरफ और नीचे mg, तो m इंटू a इज इक्वल टू 4 mg, सॉरी 2 mg माइनस mg। ये mg कैपिटल में ही है, ठीक है। तो ये कितना हो गया? a बराबर कितना आएगा? आपको समझ में आ गया, g अपवर्ड। अपवर्ड क्यों भाई? क्योंकि ऊपर वाला ज़्यादा है। तो पहला तो सही है इसका आंसर, बट इसके और भी आंसर सही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, इट्स लीनियर एक्सेलरेशन इज g डाउनवर्ड, वो तो है नहीं, वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 3, इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन इज 2g/r, ये है r, समझिएगा बात को। और ये इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, पोलर एक्सिस के अबाउट, ठीक है।
सो कितना हो जाएगा, इसके अबाउट टॉर्क देखिए, इसके अबाउट अगर टॉर्क देखना होगा तो इस फोर्स का तो आएगा नहीं, सिर्फ इसका आएगा और इसका आएगा। तो टाउ नेट कितना आएगा, तो टाउ नेट आएगा 3mg/2 इंटू आर, इसके अबाउट फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये कर रहा है इसको किधर, एंटी क्लॉकवाइज, और ये इसको किधर लेके जाएगा, क्लॉकवाइज, -mg/2 इंटू आर। ठीक है, सो टाउ नेट कितना हो गया, दैट इज 3 यानी कि 2mgr/2, ये खत्म हो गया, दैट इज mgr। ठीक है, अब mgr इज इक्वल टू टाउ नेट। टाउ नेट क्या होता है, आई इंटू अल्फा, अल्फा निकालना है यहाँ पे। mgr आई क्या हो जाएगा इसके अबाउट, mr²/2, डिस्क है देख लो, mr²/2 इंटू अल्फा। ठीक है, सो m से m खत्म हुआ, r से r खत्म हुआ, सो अल्फा कितना हो गया 2g/r रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। कैसा है, आंसर है, यानी कि इसका 3 ऑप्शन भी करेक्ट है, इसका 3 ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, टॉर्क ही तो होता है, टाउ नेट। तो टाउ नेट कितना आया है, mgr, तो सही भी है, 4 भी सही है, 1, 3 और 4 तीनों सही है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 0.2 मीटर एंड व्हेन अ मास ऑफ 0.5 kg सस्पेंडेड, when a mass of 0.25 kg suspended, when a mass of 0.25 kg suspended, then its period of oscillation will be। कोई दिक्कत नहीं है, टाइम पीरियड निकालना है, मास बदला गया है बस, स्प्रिंग नहीं बदला गया है। ठीक है, ये निकाला जा सकता है, स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 0.2 व्हेन अ मास इतना ही सस्पेंडेड, 0.2 कितना, और x नॉट पे सवाल है, ये x नॉट पे सवाल। x नॉट क्या होता है, mg/k। क्वेश्चन नंबर 14, x नॉट पे सवाल है, तो पहले कितना है, ये होता कितना है, तो mg/k। ठीक है, और दूसरे केस में x नॉट डैश, तो वो भी कितना होगा, m'(g/k), स्प्रिंग नहीं बदला गया है। ठीक है, तो उसको डाल दीजिए, क्या दिक्कत है। तो ये x नॉट कितना है, पहले ये लिख लीजिए, x नॉट डैश, m डैश कितना है 0.25 इंटू g/k, ये नहीं बदला है, अपॉन x नॉट। x नॉट कितना है, x नॉट है 0.2 अपॉन 0.5 g/k, तो g/k तो पहले समाप्त हो गया। x नॉट डैश कितना हो गया 0.25 अपॉन 0.50 इंटू 0.20, ये से ये खत्म, 0.10। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, ये इतना है ना, देख लीजिए। अब इसका टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, तो टाइम पीरियड निकालना, तो टाइम पीरियड एक आपको याद होगा, एक रिलीज मेथड आपको बताए थे, रिलीज मेथड आपको बताया था। रिलीज मेथड में टाइम पीरियड क्या आता था, 2π√अंडर डेल्टा स्टैटिक अपॉन जी। याद करिए, ये हम आपको पढ़ाए थे। ठीक है, तो डेल्टा स्टैटिक यानी कि टी पहली बार में कितना है, तो 2π√अंडर डेल्टा स्टैटिक कितना है, x नॉट g। ठीक है, और दूसरी बार में t डैश 2π√अंडर x नॉट डैश अपॉन g। ठीक है, तो इन दोनों को रखिए वैल्यूज़, और वैल्यूज़ निकालिए, यहाँ पे इसका वैल्यू रख के वैल्यू रखिए। ठीक है, और वैल्यू निकालिए, क्या दिक्कत है। x अगर आप देखा जाए निकाल सकते, कोई दिक्कत, x नॉट डैश मैंने निकाल लिया ना, इसको निकाल लीजिए। 2π√अंडर x नॉट डैश कितना है, x नॉट डैश है 0.10 अपॉन g है 10, निकालिए इसको कितना आता है, 0.10 डिवाइड बाई 10√अंडर इंटू 2 इंटू पाई, 0.628, यही तो है आंसर। बुद्धि लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो और भी तरीका इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मुझे ये आसान लगता है इसलिए मैंने इसे करा। क्वेश्चन नंबर 15, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज a इज इक्वल टू -100x + 50
It is released from x is equal to 2. Here a and x are in SI units. Okay. The particle will perform. हाँ ठीक तो है. SHM कब करेगा? SHM कब करेगा? समझिए. अब इसको लिख लीजिए पहले आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. Okay friends, now come to see question number 15. Okay. 15 अच्छा सवाल है, अगर बोला जाए तो ठीक ठाक सवाल है. देखिए एक्सेलरेशन दिया हुआ उस पार्टिकल का -100x + 50. इसका कहने का मतलब ये है कि एक गाड़ी है मान लीजिए, ठीक है, और उस पर एक सिस्टम रखा हुआ है, एक पार्टिकल, ठीक है, जो कि SHM कर रहा है, ये SHM कर रहा है. ठीक, ये गाड़ी चल रहा है एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से 50 मीटर/सेकंड स्क्वायर से. ठीक, और इसका अपना एक एक्सेलरेशन है इस SHM का -ω²x. ठीक है, तो अगर ये चल रहा है, अगर अच्छे से दिखाया जाए तो ये ऐसा चल रहा है मान लीजिए. ठीक है, एक इंसान जो इस ग्राउंड पे खड़ा है उसको इसका एक्सेलरेशन कितना नजर आएगा? दैट इज -ω²x और +50. ये तो है ही, ये इसी तरह का सवाल है. ठीक है, समझ आ रहा है? अगर कोई गाड़ी है, मैं बताऊं, हालांकि मैंने आपको सेट कराया भी है. अगर ये गाड़ी है, ये ऐसा, ठीक है, और यहाँ पे ये ऐसा है, ठीक है, और ये खिड़की है और ये चल रहा है इससे, यहाँ K है और यहाँ M है. ठीक है, इसके होने से इसके एक्सेलरेशन पे, इस SHM के एक्सेलरेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. ओमेगा अब भी √K/m ही होगा. इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं, इसमें कहीं से कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा. ठीक है, आई बात समझ में? हाँ, इसमें एक ये जुड़ के चलेगा, मतलब इसका अगर टोटल एक्सेलरेशन देखा जाए, कोई बंदा अगर देख रहा है ये SHM वाला है, इस इक्वेशन में इसका कोई अंतर नहीं आएगा. ठीक है, अरे आई बात समझ में? ठीक है ना. तो सबसे पहली बात ये, अब AT जो है, ध्यान से देखिएगा, ये जो AT है, ये AT क्या हो जाएगा? यानी कि टोटल एक्सेलरेशन A -ω²x. ये कौन वाला है? SHM वाला. और ये कौन वाला है? A वाला. तो ये कहानी है. इसके ओमेगा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओमेगा √K/m ही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा, वहां से डिस्प्लेस करेंगे तब ना जाके ओमेगा आता है, अगर आपको याद हो डिराइव जो करते हैं. ठीक है ना. तो टोटल एक्सेलरेशन इतना होगा, लेकिन अगर SHM की बात करें तो वो तो इतना ही होता है भाई साहब. ठीक है, तो भले ही ये दे के डराया है, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो SHM का जो एक्सेलरेशन है वो तो -ω²x ही है, उसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है. और वो कितना है? तो -100x. इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ओमेगा कितना आएगा? 10 सेकेंड इनवर्स. ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि अब जो सवाल बोल रहा है x = 2 मीटर पे इसको छोड़ा गया है. ठीक है, तो अगर x = 2 मीटर पे अगर इसको छोड़ा गया है, समझिए यहाँ पे वो लिया है x = 0. अगर x = 2 मीटर पे अगर छोड़ा गया, ये है x = 2 मीटर. ठीक है, तो अगर 2 मीटर पे छोड़ा गया है तो 2 मीटर पे इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा? दैट इज -200. अगर SHM की बात करें -200, मैग्नीट्यूड में देखें तो 200, तो सही बात है, कर भी सकता है. दूसरा आंसर क्या है कि द पार्टिकल विल परफॉर्म SHM ऑफ एम्पलीट्यूड 1.5 मीटर. अगर ये 2 मीटर पे छोड़ा है, अगर ये 2 मीटर पे जाके छोड़ा है, समझिए बात को, अगर ये 2 मीटर पे जाके छोड़ा है तो इसका एम्पलीट्यूड 1.5 कैसे हो जाएगा? बाकी 1.5 से 2 मीटर तक का जो दूरी है उतना एनर्जी क्या हवा में चला गया क्या? आंसर है नहीं. तो पहला वाला ऑप्शन तो सही है कि इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? 2 मीटर. ऑप्शन देख के ही पकड़िए. दूसरा तो गलत है. तीसरा, द पार्टिकल विल परफॉर्म SHM ऑफ टाइम पीरियड 0.63 सेकेंड. वो भी देख लेते हैं. ओमेगा कितना है? 10 सेकेंड. इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2π/ω. ठीक है, आप इसको वैल्यू रखिए 2π/10, यू विल गेट 0.628. तो 0.63 सेकेंड के बराबर है. तो इसका तीसरा भी सही है. तो पहला सही है, तीसरा सही है. फोर्थ देखें,
द पार्टिकल विल हैविंग अ मैक्सिमम वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। वी मैक्स कितना होता है? ए ओमेगा, याद होगा, ठीक है। ए है इसका 2, ओमेगा है 10, तो वी मैक्स कितना होगा? 20। लेकिन ऐसा है थोड़ी ना, ठीक है, तो कर लीजिए इसका। तो इसका 1 और 3 सही है, ठीक है। तो ये हुआ आपका डीपीपी नंबर 31। अब आते हैं डीपीपी नंबर 32 पे। इसको कर लीजिए अच्छे से। आई थिंक आपको ये सब अब आसान लगने लगा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, अ बॉडी एग्जीक्यूटिव सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज अ मैक्सिमम एक्सेलरेशन इक्वल टू 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल टू 16 मीटर पर सेकंड। द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिंपल, अरे यार क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सिंपल ए इज इक्वल टू होता है मैक्सिमम कितना? ओमेगा स्क्वायर ए, और वी मैक्स कितना होता है? दैट इज ओमेगा ए, ठीक है। तो काट लीजिए, ओमेगा से ये खत्म, ए से ये खत्म, ठीक है, ओमेगा निकल जाएगा। ए हो गया कितना? 24/16 बराबर ओमेगा। मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया ओमेगा? 4 चौका 16, 4 छक 24, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी कि 3/2, ठीक है। अब करिए वी मैक्स। वी मैक्स कितना है? वी मैक्स है 16। 16 बराबर ए इंटू ओमेगा। ओमेगा कितना आ गया? 3/2। ए कितना हो गया? 16 दूना 32/3, ठीक है। आ तो गया आंसर ए, दिमाग से निकालिए। अ पार्टिकल, सेकेंड क्वेश्चन, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स हार्मोनिक मोशन विद एन एंगुलर वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एंगुलर एक्सेलरेशन। फिर वही सवाल है, कर लीजिए इसको। इसका आंसर है 4, करके देख लीजिएगा, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द एंगुलर वेलोसिटी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ओमेगा एंड ए रिस्पेक्टिवली एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द मीन पोजीशन। इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज t एंड पोटेंशियल एनर्जी इज v, देन द रेशियो ऑफ t to v। अरे क्या दिक्कत है इसमें? निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, काइनेटिक एनर्जी है T। चलिए, हाफ m, ठीक है, हाफ m इंटू v जो है वहां पे, कहां पे? एट अ डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम द मीन पोजिशन। हाँ, तो कितना होता है v? ओमेगा इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपको याद होता है ना? अच्छा, दूसरी बात, v कितना होता है? v हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर। सो ये हो गया के एक्स स्क्वायर, ठीक। उसके बाद अभी हमको अभी करना है काम, इसको आप क्या करना? टी टू वी करना है ना, टी टू वी कर दीजिए। हाफ से हाफ खत्म, m अपॉन के को क्या लिखेंगे? देखिए, ओमेगा स्क्वायर होता है के अपॉन एम, एम अपॉन के को 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर कर सकते हैं। तो टी अपॉन वी क्या हो गया? ओमेगा स्क्वायर रूट अंडर ए। अच्छा, एम्पलीट्यूड छोटा ए से रिप्रेजेंट किया है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये हो गया ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये से काट दीजिए, आंसर इज दिस वन। सो इट्स आंसर इज, अच्छा इसका स्क्वायर भी तो है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। सो इट्स आंसर इज डी, मतलब 4। Now question number 4, a body of mass 0.01 kg executes simple harmonic motion about x is equal to 0 under the influence of force shown below. Okay, the period of SHM is, f और x का ग्राफ दिया हुआ है, f और x का ग्राफ दिया हुआ है, तो यानी कि a और x का भी ग्राफ ऐसा ही होगा, क्योंकि a क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? f अपॉन m, ठीक है। तो उससे बना लीजिए, क्या दिक्कत है? अरे भाई, ओमेगा कितना होगा? ओमेगा 2 दिया हुआ है, तो ओमेगा, अगर मैं बताऊं आपको, समझे बात को, लिख लीजिए इसको अच्छे से। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है? ये वाला 3 नंबर है। नहीं, 3 नहीं है, ये कौन सा है? ये पहला वाला है, वो तीसरा है, ठीक है। 4th वाला भी कह सकते हो, निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखा जाए तो
जो f का रिलेशन है वही a का रिलेशन होगा, ठीक है। यानी कि अगर मैक्सिमम f जो है, f मैक्स जो है, देखिए ग्राफ में देखिए f मैक्स 8 दिया हुआ है, 8, ठीक है। a मैक्स कितना हो जाएगा, 8 अपॉन मास, m इंटू ए होता है ना, ये हो गया ये 800 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। अब ये 800 अगर माइनस में लेना है तो माइनस में ले लो, माइनस में लेना है तो माइनस वाला ले लो, ताकि आपको तो याद है कि माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, आप तो इसी से चलोगे, ठीक है। बट जहाँ पे ये 8 है वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2, ठीक है। आप प्लस वाला लेके चलोगे तो माइनस वाला आंसर आएगा। अगर मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये प्लस में होता, अगर ये प्लस में होता, मेरे बात ध्यान से सुनिए, अगर ये प्लस में होता 800 तो कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होता है ना, एक्स वहाँ पे कितना है, -2, ये देखिए आ गया ना माइनस में, ठीक है। तो 800/2 बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर, दैट इज 400। ओमेगा अगर मैग्नीट्यूड में देखा जाए तो कितना होगा, 20 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। और आपसे पूछा क्या है, टाइम पीरियड, तो t हो गया कितना, 2π/20, 2 से 10, कुछ गड़बड़ करा क्या मैंने, एफ मैक्स है 8 ही है, नहीं है, हाँ 8 है, हाँ ठीक तो है, 2π/ओमेगा, 2π/ओमेगा, हाँ ओके। The body of mass इतना execute simple harmonic under influence of force between the period of SHM is okay, F दिया हुआ है और X दिया हुआ है, A होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा F/m, ठीक है ओके। और ये है ओमेगा, अगर इसको हम 800 को 2 से अगर हम काटेंगे तो 400 ही आएगा ना, और 400 को अगर हम रूट अंडर करेंगे, हाँ ठीक है, दोस्तों इसका आंसर होगा 0.314, ठीक है। इस ऑप्शन में नहीं है अवेलेबल, ऑप्शन में नहीं है अवेलेबल, ओके ओके, आई विल चेक इट लेटर ऑन, इसको छोड़ दीजिए, हम देख लेते हैं इसको, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, ये दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ये देख लेते हैं हम कि आंसर में कुछ फॉल्ट है कि क्या है, आई विल चेक इट, ओके। तब तक इसको रहने दीजिए, हम कंफर्म करते हैं आपको थोड़ी देर में। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है y जो है वो दिया हुआ है sin π/2 इंटू टी, इसको 4 कर दीजिए, अंदर कर दिए, और प्लस π/6, कैसा हो गया π/6, π/2 इंटू 1/3 दैट इज π/6, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, ठीक है। द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज अप्रॉक्सीमेटली, मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होता है, ए मैक्स इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, अगर मैक्सिमम एक्स तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ए, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर कितना है, π/4 का स्क्वायर, इंटू ए कितना है 1, ए कितना है 1, तो सेंटीमीटर में है ना, और भी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में पूछा है, तो इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है, इसको बस आपको आंसर निकालना है। तो इफ़ यू सॉल्व इट, इट विल बी π/4 स्क्वायर, दैट इज 0.62, अप्रॉक्सीमेटली 0.62 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सिंपल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग,
क्वेश्चन नंबर 6, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिव एसएचएम इज गिवन बाय x इज इक्वल टू इतना इतना इतना, वेयर x इज इन मीटर एंड टाइम इज इन सेकेंड, द टाइम पीरियड इज, अरे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, साइन 100 पाई टी या माइनस 100 इंटू 0.05 तो 5 पाई हो जाएगा। यहाँ से आपको टाइम पीरियड निकालना है तो ओमेगा का इन्फॉर्मेशन तो है, ये ओमेगा कितना है 100 पाई, आप उससे टाइम पीरियड निकाल लीजिए, निकाल सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने कराया है, एससीबी में इस टाइप का क्वेश्चन अवेलेबल है, मैंने कराया है, आप इसको कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, अ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेशन ऑफ अ फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट मतलब क्या, k 2 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर एंड एम्पलीट्यूड 0.01 मीटर हैज़ अ टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ 160 जूल, इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ के x स्क्वायर निकाल दो ना, हाफ के a स्क्वायर, तो वो मैक्सिमम पोटेंशियल भी होगा और मैक्सिमम काइनेटिक भी होगा, मैंने बता चुका है, हम इसको क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। सो आई हैड क्लियर्ड इट ऑलरेडी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा वही मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, ठीक है। सो के मैक्स कितना होगा 1/2 के कितना हो गया, के हो गया आपको 2 × 10⁶ इंटू ए कितना है तो 0.01 1 का स्क्वायर निकाल दीजिए, बस खत्म आंसर, और क्या 10⁶ इंटू 1/8 2 3 4, ये से ये खत्म कर तो ये आ गया 2, तो हो गया 100 जूल आंसर। ये तो आसान बच्चों वाले सवाल है। टू स्टडी द डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, स्टूडेंट प्लॉट्स अ ग्राफ बिटवीन स्क्वायर रूट ऑफ टाइम एंड एम्पलीट्यूड, स्क्वायर रूट ऑफ टाइम एंड एम्पलीट्यूड, द ग्राफ वुड बी क्या होता है, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, स्टूडेंट प्लॉट्स अ ग्राफ बिटवीन स्क्वायर रूट ऑफ टाइम एंड एम्पलीट्यूड, ओके स्क्वायर रूट ऑफ टाइम एंड एम्पलीट्यूड, द ग्राफ वुड बी द ग्राफ क्या होगा इसका, ओके अगर देखा जाए मैं बताऊं आपको, अगर हम बात करें x का, ठीक है, x कितना होगा a इंटू साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, इसको 1 मिनट रहने दीजिए, हम इसको थोड़ी देर में करते हैं क्योंकि इसमें एक और कंसेप्ट है, शायद वो आपके लिए कहीं नया हो जाए, हम इसको करते थोड़ी देर में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 पे पहले आते हैं, तो एक क्वेश्चन छूट गया आपका, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 एंड अनदर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, इसको छोड़ दीजिए, आई विल टेल यू इन अ व्हाइल। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, for definite length of wire, if the weight used for applying tension is immersed in water, the frequency will, अब frequency क्या होगा, लेंथ तो फिक्स है, अरे भाई उसको वहाँ किया गया, मतलब पानी में डुबोया गया, तो पानी में डुबोया गया तो क्या हो गया, याद है ना टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई पेंडुलम के लिए L/G इफेक्टिव, L/G इफेक्टिव, अगर ये G इफेक्टिव की बात करें, ठीक है, अगर इसको यहाँ पे इसको इमर्ज कर दिया गया इसको, ठीक है, तो यहाँ पे ये m × g है और यहाँ पे एक लग रहा है बॉयंसी की वजह से ρ/Vg,
ठीक है, रो किसका है, वाटर का मान लीजिए, और ये m इंटू जी, इस m इंटू जी को क्या लिख सकते हैं, रो ऑफ सॉलिड इंटू v इंटू जी, रो ऑफ सॉलिड इंटू v इंटू जी। ध्यान से देखिएगा, इसका नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो ये ज़्यादा है, अगर मान लीजिए इसको सबमर्ज किया गया है, अप्लाइंग टेंशन इज इमर्स्ड इन वाटर, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप ध्यान से देखो तो इसके वेट में कुछ ना कुछ कमी आएगी, ठीक है ना, वेट में कुछ ना कुछ कमी आएगी। अरे आना तय है ना, इसमें उतना ही टेंशन होगा ना, टी, वेट में कुछ कमी आएगा कि नहीं आएगा, वो किसके बराबर वेट में कमी आएगा, तो वेट में जो कमी आएगा यानी कि जो टी होगा दैट इज रो वाटर इंटू वी इंटू जी प्लस टी बराबर रो एस वी जी। तो टी कितना होगा मीन पोजीशन पे, ये तो मीन पोजीशन का ही है ना, तो टी कितना होगा मीन पोजीशन का, रो एस माइनस रो डब्ल्यू इंटू वी इंटू जी। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ध्यान से देखिए, अगर आप देखोगे तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी इफेक्टिव कितना, टी एम पी अपॉन एम, याद है। तो जाहिर सा बात है कि टी एम पी जो है मतलब कहने का मेरा मतलब है कि जी इफेक्टिव की बात करें वो तो घटा ही है ना। देखो टीएमपी घटा है कि नहीं पहले से, पहले टेंशन कितना था, अगर मान लो वाटर में नहीं डालते, विदाउट वाटर टी मीन पोजीशन किसके बराबर था, तो रो एस वी इंटू जी था। ठीक है, वाटर में डालने के बाद कितना, रो एस में से रो डब्ल्यू घट गया ना, तो ये तो टीएमपी कम हो गया ना। अगर टीएमपी कम हो गया तो ये पोर्शन, एक मिनट, हाँ ठीक है, देखिए तो ये टीएमपी तो बढ़ गया ना, मतलब सॉरी ये तो घट गया ना, रो एस में से रो डब्ल्यू घट गया। अगर ये घट गया तो ये घट गया, ये घट गया तो ये बढ़ गया। और हमको इसमें फ्रीक्वेंसी का कहानी पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, द फ्रीक्वेंसी विल बी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है 2 पाई अपॉन टी, तो इसके घटने से ये बढ़ा और ये बढ़ा तो ये क्या हुआ, घट गया, तो इट्स आंसर इज 1 बिकम लेस। ये क्वेश्चन की बात करेंगे थोड़ी देर में, आप रुक जाइए। Two particles A and B execute simple harmonic motion with periods of t and 5t/4 respectively. They start simultaneously from mean position. The phase difference between them when A completes one oscillation will be. Okay, friends. Now come to question number 11. क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला सवाल है। ओके, तो लगा सकते हैं हम लोग दिमाग, क्योंकि हम लोग के पास दिमाग है। 11 में ये है कि 2 पार्टिकल्स है, 2 पार्टिकल है, ठीक है। मान लीजिए x1 2 पार्टिकल है जिसका टाइम पीरियड है t, तो ये है, मान लीजिए इसका एक SHM है, वो है साइन, हाँ ठीक है। दे स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम मीन पोजीशन से स्टार्ट है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, मान लीजिए इसका एम्पलीट्यूड a1 है, तो a1 साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी, फाई कुछ भी नहीं आएगा, 0 होगा, क्योंकि वो मीन पोजीशन से स्टार्ट है और ये भी मीन पोजीशन से स्टार्ट है, दैट इज b2 साइन, बट इसका जो है वो होगा कुछ 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड है 5t/4, इसमें भी 5 कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ये भी मीन पोजीशन से स्टार्टेड है। ठीक है, सवाल ये पूछा है कि दे स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम मीन पोजीशन, द फेज डिफरेंस बिटवीन देम व्हेन ए कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन। जब ए वन ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेगा, तो दोनों में फेज डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, सबसे पहली बात, ए कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन, कितनी देर में करेगा वो, इन टी सेकेंड, क्योंकि टाइम पीरियड इसका दिया हुआ है टी। ठीक है, in that time
x2 कितना है, तो b2 साइन 8 पाई बाई 5t इंटू टी से t खत्म हुआ। देखिए ध्यान से, तो उस समय मैं बताऊं t टाइम में उसका फेज कितना है, उसका फेज है a1 साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी। इसका फेज है 2 पाई और इसका फेज है 8 पाई बाई 5। तो दोनों में फेज डिफरेंस कितना होगा, तो इसमें से इसको घटा लेंगे तो फेज डिफरेंस कितना आएगा 2 पाई माइनस 8 पाई बाई 5, दैट इज 10 पाई माइनस 8 पाई, दैट इज 2 पाई बाई 5 एंड इट्स आंसर इज यस, इट्स आंसर इज 4। ठीक है, लिख लीजिए, अच्छा है, बुद्धि लगाने वाला सवाल है। ठीक है, आफ्टर दैट आप इसको वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। आफ्टर दैट कम टू क्वेश्चन नंबर 12। कम टू क्वेश्चन नंबर 12 में देखा जाए, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज एन एम्पलीट्यूड ए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड मास m, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन वन टाइम पीरियड। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कितना होता है 0, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, पता होगा आपको। अब इसका एवरेज अगर निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ के डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना होगा 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। सो इट्स आंसर इज 2। लिख लीजिए, सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13। ओके, 13 में क्या है, अ सिंपल पेंडुलम 4 मीटर लॉन्ग स्विंग्स विथ एन एम्पलीट्यूड ऑफ 0.2 मीटर, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन एट द एंड ऑफ इट्स पाथ। एंड ऑफ इट्स पाथ मतलब एम्पलीट्यूड पे, तो एम्पलीट्यूड पे एक्सेलरेशन कितना होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, उसके लिए हमको ओमेगा स्क्वायर चाहिए। ठीक है, निकाल सकते हो ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि लेंथ और ये दिया हुआ है। ओमेगा कितना हो जाएगा, अब ओमेगा स्क्वायर की बात करें तो कितना हो जाएगा g/L। अरे t 2 पाई रूट अंडर L/g होता है, तो ओमेगा तो इतना ही होगा ना, और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा होगा रूट अंडर g/L, ओमेगा स्क्वायर g/L, तो ये कितना हो जाएगा 10/4। ठीक है, तो a कितना हो गया 10/4 इंटू एम्पलीट्यूड है 0.2, तो ये करोगे तो 2/4 आ जाएगा 1/2, दैट इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो है आंसर, यस। क्वेश्चन नंबर 14 कर लीजिए इसको जल्दी जल्दी। Question number 14. The pendulum suspended from the ceiling of a train has a period of t when it is at rest. तो रेस्ट पे जब रहेगा तो 2π/L/g आ जाएगा ना सीधा। ठीक है, और जब वो एक्सेलरेट करने लगेगा आगे की तरफ तो टी डैश कितना हो जाएगा 2π√L/√g² प्लस a स्क्वायर। इसमें हमको बताने की आवश्यकता नहीं, बार बार करा चुके हैं सवाल। देखिए टाइम पीरियड का क्या हुआ, ये बढ़ गया, डिनोमिनेटर बढ़ गया तो ऑटोमेटिक बात है कि ये घट जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं कि टी डैश कम होगा टी से, तो आंसर वुड बी डिक्रीजेस। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन टाइम पीरियड इज। अरे जीरो भाई, जहां से स्टार्ट होता है वहीं पहुंचता है, तभी तो एक टाइम पीरियड बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको रह गया क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 10। हमको क्वेश्चन थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, फिर हम आपको रिवर्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके हिसाब से इसका आंसर नहीं मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 10 आई एम रिवर्टिंग इन अ वाइल। ठीक है, तब तक आप इतना को बनाइए। यही 3 शीट था जो हमको बनवाना था। काफ़ी आसान सवाल है, इससे आपको काफ़ी सारा आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, एक सिस्टम है जिसका हम चाहते हैं कि आपको बता दें, लिख लीजिए इसको। 4 और 10 पे भी हम आते हैं थोड़ी देर में। चलिए हम एक बार कंफर्म ही कर लेते हैं कैसा है।